हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी एसएसटी टीचर विष्णु कांति बोल रही हूँ। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे इस संकटकालीन परिस्थिति में काफ़ी टाइम हो गया है, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही बाधित है। ऐसे में हम अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लेंगे, पढ़ाई से अलग कर लेंगे तो हम सारा पढ़ा हुआ अभी तक जो भी है वो सारा भूल जाएंगे। इसलिए हमें पढ़ाई के टच में रहना है और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है। अपना ध्यान रखिएगा। मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, घर में भी और बाहर भी। ओके बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में गजनी वंश, इसे यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना अलफ्तगीन ने किया था 933 ईस्वी में। उनका दास और दामाद सुबुक्तगीन था, जो दूसरा गजनी वंश का शासक था। उनके साथ ही सुबुक्तगीन के साथ जब सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध जब जयपाल ने एक गुट बनाया था, कालिंजर और अजमेर कन्नौज के शासकों को मिलाकर के हिंदू शाही वंश का जो गुट था, उनके विरुद्ध जब सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, उसी टाइम सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी सेना में शामिल हुआ था और गजनवी की उस टाइम पे जीत हुई थी और ये पूरा ग्रुप जो था, पूरा संघ जो था, वो हार गया था। महमूद गजनवी शासक बना। गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा से खिल्लत भी प्राप्त किया था और भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया था। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। 1025-26 में जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक भीमद्वितीय था। सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया गया था। वहाँ का जो भी सोना था, खजाना था, वो सब लूट करके महमूद गजनवी अपने गजनी वापस ले गया था। उसके बाद सोमनाथ मंदिर को ध्वंस कर दिया था। सोमनाथ मंदिर को सोलंकी शासक कुमारपाल ने पुनः उसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसे बनवाया था दोबारा से। और 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खोंखरों का दमन करने के लिए पुनः भारत आया था और खोंखरों के विरुद्ध उसने अपना अंतिम आक्रमण किया था। अब बच्चों, महमूद गजनवी के बारे में जो मेन पॉइंट थे वो आप लोग पढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक पॉइंट रह रहा है, महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान कौन कौन से रहते थे। वैसे मैं विद्वानों की सूची एक साथ लिखवाऊंगी, मध्यकालीन जो भी विद्वान थे, लेकिन ये महमूद गजनवी के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, अनेकों पुस्तकों की रचना भी की है, तो उन विद्वानों को मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। बच्चों, महमूद गजनवी के दरबार के जो विद्वान हैं, उनमें सबसे पहले विद्वान का नाम आता है अलबरूनी। बच्चों, अलबरूनी, इसने किताब उल हिंद की रचना किया था। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया था, ये पुस्तक है। और इसके बाद दूसरा विद्वान है, दूसरा दरबारी कवि है, दरबारी इतिहासकार उतवी है। उतवी ने तारीख़ यामिनी की रचना की थी। इसके बाद बैहाकी है, ये भी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और इसने तारीख़ बैहाकी अपने ही नाम को आगे जोड़ते हुए इसने एक पुस्तक की रचना किया था। इसे पूर्व का पेम्पस भी कहा जाता है। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो लेन पूल ने इसे पूर्व का पेम्पस नाम दिया था। पूर्व का पेम्पस लेन पूल ने पहली बार कहा था। उसके बाद बच्चों फिरदौसी आता है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया था। फिरदौसी के बारे में कहा जाता है बच्चों कि फिरदौसी को महमूद गजनवी ने कहा था कि आप शाहनामा की रचना कीजिए, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जब फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ को पूरा करके राजा को समर्पित किया, तब राजा ने उसे 1000 सोने की जगह पर 1000 चांदी की मुद्राएं उसे भेंट किया था। तब फिरदौसी वहाँ से नाराज़ होकर के गजनी छोड़ करके चला गया था, यानी महमूद गजनवी के दरबार से रुष्ट होकर के
फिरदौसी चला गया था। इसे फारस का होमर या पूर्व का होमर भी कहा जाता है। बच्चों इसके बाद आता है फराबी। इसने दर्शन शास्त्र का बहुत ज्ञान अर्जित किया था, दर्शन शास्त्र का विद्वान था ये। इसके बाद किताबुल हिंद, अभी आपने देखा किताबुल हिंद अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने किया था और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। आप लोग रजनीकांत शर्मा की बुक पढ़ते होंगे। तो इसका किताबुल हिंद जो बुक अलबरूनी ने लिखा था उसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। बच्चों गजनवी के सिक्के पर घुड़सवार नंदी युक्त सिक्का, जो गजनवी ने सिक्का चलाया था उसमें घुड़सवार युक्त नंदी का चित्र बना हुआ ऐसा सिक्का उन्होंने जारी किया था और उसने उस सिक्के पर टकसाल का नाम भी लिखवाया था और संस्कृत में लेख भी। ये पहला विद्वान है जिसके सिक्कों पर संस्कृत में लेख मिलते हैं। अव्यक्त मेकअप अवतार महमूद नाम से अपनी उपाधि धारण की थी और इसे सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके बाद गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। बच्चों गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। उस टाइम पे गजनी वंश जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा था। तब उसके बाद गौर लोगों ने उस पर आक्रमण करके और खुसरो मलिक को पराजित करके वहाँ पे गोरी वंश की स्थापना की थी, गौर वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन हुसैन, जहाँ सोच की उपाधि उसको दी गई थी, यानी संसार को जलाने वाला। अलाउद्दीन हुसैन को संसार को जलाने वाला ऐसी उपाधि, जहाँ सोच की उपाधि उसको दी गई थी। गजनी वंश के शासकों की हड्डियों को निकालकर उसमें आग लगा दिया था, इसलिए इसे जहाँ सोच की उपाधि दी गई थी। ये गजनी वंश का शासक था। बच्चों इसके बाद हमने सारे पॉइंट महमूद गजनवी के जो भी पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जब खुसरो मलिक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ तब मोहम्मद गोरी ने उस पर आक्रमण करके और उसे पराजित करके गौर वंश की स्थापना की। जब गजनवी वंश कमज़ोर पड़ गया तब गौर वंश ने उन्हें पराजित करके उस पर अपना अधिकार किया। गौर वंश पहले गजनी के अधीन था, उसके बाद गौर वंश पर गौर ने गजनी पर कब्जा करके स्वयं गौर वंश की स्थापना की। गौर मूलतः बौद्ध धर्म के निवासी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। गजनी वंश के शासकों ने गौर को जीतकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया था। 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक जो अंतिम शासक था पंजाब में शासनारत था, खुसरो मलिक को मारकर गजनी वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसे देख लेते हैं। कहाँ पर मुस्लिम राज्य था? तो मुल्तान, सिंध और पंजाब। मुल्तान, सिंध और पंजाब में मुसलमानों का राज था। और हिंदू राज कहाँ कहाँ पे थे? सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं। पहला राज गुजरात था। यहाँ पे चालुक्य और सोलंकी वंशों का शासन था। सोलंकी वंश में शासक था मूलराज द्वितीय। उसके बाद हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशों का शासक था। चौहान का शासक था, चौहान वंश का, जिसका शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद अगर हम कन्नौज की बात करें तो वहाँ पे गहड़वाल वंश का शासन था, जिसका शासक था जयचंद। उसके बाद बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो अगर हम बुंदेल की बात करें तो बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो चंदेलों का शासन था वहाँ पे, और वहाँ का शासक था परमर्दी देव। उसके बाद कलचुरी वंश की अगर कलचुरी की बात करें तो वहाँ पे चेदी वंश का शासन था। बंगाल की बात करें तो बंगाल में पाल और सेन वंश का शासन था। इसके बाद बच्चों देखते हैं मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया था। तो सबसे पहला मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। भारत पे आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। सबसे पहले मुल्तान पे किया था, फिर सिंध पे और उसके बाद फिर पंजाब पे, और सभी को इसने पराजित किया था। उसके बाद 1178 ईस्वी में यानी 1178 में इसने माउंट आबू का युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया था।
इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भीमद्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था, जो मूलराज द्वितीय का भाई था। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी बच्चों? 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो आक्रमण किया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था और पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी हार गया था। उसके बाद गोरी ने पुनः दोबारा 1191 में पहली बार आक्रमण किया और 1192 में उसने अगले ही साल दोबारा से आक्रमण किया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के सिक्के के अनुसार ही वैसे ही सिक्के उसने भी जारी किए थे। पुनः वैसे सिक्के उसने अपने नाम से जारी किए थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान के सिक्के उसके नाम से चल रहे थे, वैसे मोहम्मद गोरी ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान की तरफ से गोविंद राय और खान राय ये दोनों मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान पकड़ा जाता है और उसे गोर ले जाया जाता है। इसकी तरफ से जो दो सेनापति थे, गोविंद राय और खान राय, ये दोनों वहीं युद्ध भूमि में ही मारे जाते हैं। इन दो सेनापतियों का नाम, सेना नायक जो थे, प्रमुख सेना नायक थे, इनका नाम भी पूछा जाता है बच्चों, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद चंदावर का युद्ध, जयचंद के विरुद्ध जो उसने लड़ा था। और चंदावर का युद्ध क्यों लड़ा था? चूँकि तराइन का जो युद्ध हुआ था, दिल्ली में जब शासन आक्रमण करने के लिए जयचंद ने ही इसको आमंत्रित किया था मोहम्मद गोरी को। तो इसके बाद हम ये सारी चर्चाएं, पृथ्वीराज चौहान को क्यों पराजित होना पड़ा, ये सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और धीरे धीरे रिवाइज करते रहिएगा और अपने स्तर पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके दोस्त जो और भी पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि हम इस अमूल समय का सदुपयोग कर पाएँ और आपको भी करा पाएँ। ओके बच्चों, और वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रोज़ ऐसे वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए और आपका एसएसटी का जो ज्ञान है वो आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।